तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर है हमारा 10 मौर्य युग। इसमें यह बहुत लंबा चैप्टर है, एक तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। आइए दोस्तों मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले है संस्थापक मौर्य युग का कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर इनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार 298 से कब तक राज किया था? ये 273 ईस्वी पूर्व तक रहे। फिर है पुत्र बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक ने 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। फिर आगे मास की अभिलेख अशोक ने। फिर पुराण अशोक वर्धन और ब्रह्मलिपि प्रियदर्शिनी। फिर अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? दशरथ बंधुपाली आजीवक धर्म उपासक 232 से 224 ईस्वी पूर्व। फिर संप्रति जैन धर्म का उपासक शालीशुक 215 से 202 ईस्वी पूर्व। देववर्मन 202 से 195 ईस्वी पूर्व। फिर असत धनवा 195 से 187 ईस्वी पूर्व। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासन थे किया था। फिर कौन थे ये? बृहद्रथ थे। और कब से कब तक? 187 से 184 तक। फिर चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया था। फिर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता शूद्र जाति की मुर्रा नामक स्त्री थी जो नंदों के रनवास में रहती थी। फिर बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। किस वंश का? क्षत्रिय कुल का। फिर सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। फिर सेट्रोबे के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक उपनाम पोलिब्रोथम पाटलिपुत्र था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने। कब? 9वीं सदी में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कितनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। फिर चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौता किया जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान सिंधु के पश्चिमी का क्षेत्र दे दिया। किसने? सेल्यूकस ने। फिर आगे इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। किसने? सेल्यूकस ने। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस ने किया। किसने किया? एपियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। फिर प्रशासनिक संगठन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब कि दोबारा से शुरू हो गई थी। फिर मौर्य ने बहुत सी विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है?
मैगस्थनीज ने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका और कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तथा पूर्व में मगध से लेकर, मगध किसको, बिहार को बोलते हैं अब, लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। फिर मैगस्थनीज यूनानी का राजदूत था। मैगस्थनीज यूनान का राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मैगस्थनीज यूनानी, फिर मैगस्थनीज यूनान का राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण मिलता है। किसका, सब पूरे मौर्य साम्राज्य का। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। थारते में ना डट जाए। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। प्रांतों की कहाँ तक किया था हमने, ये पढ़ लिया था, ये आगे। मैगस्थनीज यूनान का राजदूत था। कौन, मैगस्थनीज, किसका, यूनान का राजदूत। फिर है जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु मौर्य साम्राज्य के, ये हमने पढ़ लिया था। इंडिका में मौर्य काल की प्रशासन, समाज, आगे। फिर मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त। प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। प्रांतों को जिला या निकाय में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था और जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। कितने, 800 ग्राम। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी जिसमें 400 गांवों को सम्मिलित किया गया था। खारावटिक कहलाता, जो क्या कहलाता, समूह था उसको, 200 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था, खारावटिक, तथा 100 ग्राम के मिलकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई को गांव बोलते थे जिसका प्रशासनिक ग्रामिक के द्वारा होता था। ग्रामिकों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गाँव की होती थी। कितनी की, 10 की। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों का कार्य की देखभाल, प्रदेश व समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न भागों को देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया था। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महापात्र या अमात्य कहा गया जिनकी संख्या 18 थी। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। किसके, पिरामिड के समान। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उनके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये कार्य, फिर समितियां, ये देख लो आप। बिक्री कर, वसूल कर। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पांचवी वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। छठी बिक्री कर वसूल करना। फिर ये समितियां सफाई, विदेशों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बाट और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। सबसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, विशाल एवं स्थानीय सेना रखना, बड़ी और स्थायी सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य व मैगस्थनी दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। फिर कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिणी, पैदल, हाथी, घोड़े, रथ थी। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनान लेखक के अनुसार
प्लिनी कौन थे? यूनानी लेखक थे जिसने चंद्रगुप्त की सेना के कितने 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। फिर आंतरिक सुरक्षा व अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी। नगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था, वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य में गूढ़ पुरुषों गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर विभाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग के कई गूढ़ पुरुष गुप्तचर होते थे जो महामात्यापसर्प के अधीन काम करते थे। इससे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नलिखित है। संस्था एक जगह रहकर काम करना, संचार क्या था? गतिमान गुप्तचर, प्रतिवेदक, विशेष संवाददाता, पुलिस अन्य लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। फिर चर क्या था? अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर था। गूढ़ पुरुष किसको? अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर को। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूल किए गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। नगर में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। फिर आ गया हमारा अगला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। ये इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 298 से 273 ईस्वी पूर्व। इसे यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। फिर बिंदुसार के विभिन्न नाम, ग्रंथ एवं लेखक। अमित्रकेटस यूनानी ग्रंथ में, फिर आतिल द्रोणचड़स में, स्ट्रैबो, ये आप पढ़ लेना इनको। फिर बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंध था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक सोफिस्ट दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियस ने बिंदुसार के पास भेजा। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। किसने? एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को। फिर मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। किसके? अशोक के राज दरबार में। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। बिंदुसार का ये इतना ही था। फिर आ गया हमारा अशोक के बारे में 273 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। बौद्ध परंपराओं के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था और अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती मानते हैं। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा उत्पन्न हुए, उनका जन्म हुआ। फिर है बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिस्या रक्षिता का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयोग स्थित शिलालेख इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है, में अशोक एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख में
अशोक की एकमात्र रानी कौन है? कारुआकी का उल्लेख मिलता है किसमें? प्रयाग सिस्ती में। फिर है राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। पहले किसके शासक थे? उज्जैन और तक्षशिला के। फिर अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला पहला शासक बना। अशोक की उपलब्धियां उपाधियां क्या थी? अशोक मास की लघु शिलालेख, ये स्रोत है, ये देख लेना आप। फिर आगे अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था। कब? 273 ईस्वी। परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। फिर आगे अशोक के अभिलेख। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। फिर गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उदगोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देव नाम प्रिय, देव का प्यारा उपाधि इसकी उपाधि के रूप में मिलता है। फिर शिलालेख 14 विभिन्न शिलालेखों का एक समूह है। शिलालेख किसे कहते? जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं अशोक के। इन स्थानों के नाम इस प्रकार है: शाहबाजगढ़ी पेशावर जिले के स्थित, मानसेरा हजारा जिले में, फिर कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में। फिर गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी से। फिर धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित गांव, जोगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित। फिर एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में स्थित। धौली तथा जोगढ़ के शिलालेख पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें अलग कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक के शासन की नीति के विषय में बताया गया है। फिर लघु शिलालेख। लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं: रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। फिर गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सासाराम बिहार में, भाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में, मास्की हैदराबाद के रायपुर जिले में, ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है, जंटिंग रामेश्वरम ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित। फिर एरगुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। फिर गोविमठ मैसूर के कोप्पबल नामक स्थान के समीप। फिर गुड्डू गोविमठ के 4 मील की दूरी पर। फिर राजुलमंडगिरी आंध्र के कुर्नूल में, अहरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। इसके अतिरिक्त सारोमारो शहडोल मध्य प्रदेश तथा नेटूर मैसूर नामक स्थान से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया था। फिर शतम लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। ये इनके नाम दे रखे 7, कितने 6 पाए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर खिजराबाद जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। फिर दिल्ली मेरठ, यह भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। फिर लौरिया नंदनगढ़, यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। स्तंभ पर मोर का चित्र अंकित है। फिर रामपुरवा चंपारण बिहार में।
प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। फिर है लघु स्तंभ। लघु स्तंभ अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। क्या जो जो राजकीय मतलब कि जो राजकीय घोषणाएं थी उन स्तंभों पर जिन पर वो लिखी थी वो सारी लघु स्तंभ लेख कहते हैं उनको। स्थानों से ये 2 स्थानों से मिलती है, ये निम्नलिखित स्थानों से मिलती है। कितने दे रखे इसमें, ये 5 स्थानों से मिलती है। सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। फिर आगे कौशाम्बी है इलाहाबाद के समीप। फिर रुमिनदेई नेपाल के तराई में स्थित। निगिलवा निगली सागर यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। सांची सारनाथ कौशाम्बी की लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रानी का अभिलेख है। फिर रुमिनदेई स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है तथा निगलावा के आलेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। फिर है गुहालेख। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। फिर यह सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी थी। फिर है लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख कंधार के पास शेर कुन्ना नामक स्थान से यूनानी अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ। पहला शिलालेख कलिंग लेख। सभी मनुष्य मेरी संतान प्रजा, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं परलौकिक कल्याण का कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। फिर दूसरा अभिलेख कलिंग लेख अशोक के प्रमुख शिलालेख, ये आप देख लो। सबसे पहले किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को? सबसे पहले इस 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। फिर अभिलेख में अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। कलिंग युद्ध। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया था जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके? कलिंग युद्ध के नाम से। फिर अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। उसके अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। किससे? कलिंग युद्ध के उससे, कलिंग का युद्ध करने के बाद। फिर अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता ये दे रखे हैं। फिर उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धम घोष की घोषणा की। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे और श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचार भेजे। धर्म प्रचारक पहले कौन थे? उनका पुत्र था कौन? ये महेंद्र और संघमित्रा। ये कहाँ भेजे? श्रीलंका में।
फिर अशोक ने अपनी विजय के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह से अधिकारियों की नियुक्ति की जो रज्जुक कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। फिर अशोक की गृहनीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उसकी इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेख में आए धम्म यात्रा शब्द से भी मिलता है। फिर अशोक ने बौद्ध धर्मों का तीसरा सम्मेलन संगीति आयोजित करवाया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजा। फिर अशोक ने नारी सहित समाज के लिए धम्म महापात्र बहाल किए। वह कर्म कांडों का विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी और राजधानी में प्राणी की हत्या करना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। फिर अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करे, दासों और सेवकों के प्रति दया करे। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। फिर अशोक ने अपनी उपलब्धियां प्राप्त की। निसंदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। अशोक ने देश में राजनीति एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध दिया। उसने यूनानी, प्राकृतिक और संस्कृत जैसी भाषाओं जैसे विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। इससे प्रशासन कार्य में लाभ हुआ। साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। फिर पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य प्रशासन। राजकीय नियंत्रण। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी थी कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। फिर प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी कौन कौन थे, उनके कार्य। महामात्य, प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी, रूपदर्शक अमात्य, रज्जुक साम्राज्य व न्याय राजस्व का अधिकारी। अशोक ने शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते जितने मौर्य काल में। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ महापात्र कहलाते थे। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि थे। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी उस स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। युवराज, मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, ये सारे आप देख लो। प्रदेष्टा, व्यवहारिक, नायक, सेनापति। प्रांतों को शासन प्रांतीय प्रशासन के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होती थी। जिला रज्जुकों के अधीन था जो आज के आधुनिक जिलाधिकारी के समान था। प्रांतीय और स्थानीय शासन। फिर आर्थिक नियंत्रण।
27 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। राज्य के भूमि पर स्थित अध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में सभी लोग स्वतंत्र और समान थे, उनमें कोई दास नहीं था। डायोडोरस मानता है कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता था। वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं थी। व्यापार वाणिज्य, ये फुल डिटेल से दे रखा है सारा दोस्तों। उत्तरी मैदान में गंगा तथा अन्य नदियां यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थी। फिर उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के अलग न्यायालय होते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को क्या बोलते थे? महाश्रेष्ठी। फिर मुद्रा प्रणाली, मौर्य काल तथा मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। मौर्य काल में लक्षाणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा का प्रयोग, चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के कौन कौन से? पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग के थे। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे, मासक, अर्धमासक, काकणी और अर्धकाकणी। फिर वास्तुकला, मौर्य का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। वास्तुकला में उस पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया था। मेगास्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। फिर अशोक स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित है। किससे? ईरानी और यूनानी कला से। अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृतियां बनी है वह हड़प्पा की पशु आकृतियों की परंपरा से मिलती जुलती है। कुछ लोग भी मानते हैं कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क के पहले से ही ज्ञात थी। फिर इसका एक प्रमाण काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। फिर लोक कला, यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां। फिर ये सारा फुल डिटेल से दिया है इसमें। कुछ परिवर्तनों के उत्तर बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक भी पहुंचे मध्य गंगा के। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? डी कोसांबी ने लिखा है, इतिहासकार थे ये। क्या कारण थे? आर्थिक कारण के कारण हुआ। फिर हर प्रसाद शास्त्री ने लिखा धार्मिक नीति के कारण, ब्राह्मण के विरोधी नीति के कारण। हेमचंद्र राय चौधरी ने अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति के कारण बताया। DN झा ने बताया कमजोर उत्तराधिकारी के कारण। फिर रोमिला थापर, ये भी एक इतिहासकार है, केंद्रीय प्रशासन के कारण और अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना। फिर 232 ईस्वी पूर्व अशोक के प्रशासन के 232 ईस्वी पूर्व में अशोक के प्रशासन की समाप्त होते ही इसका विघटन प्रारंभ हो गया और ह्रास और पतन के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ये सारे दे रखे डिटेल से। शुंग व कर्ण ब्राह्मण थे। पश्चिम दक्कन और आंध्र में चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे। वित्तीय संकट के कारण
इतना दान दिया कि राजकोष लगभग खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्य को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी दमनकारी शासन के कारण। ये सारा दे रखा था डिटेल से पूरा, आप पढ़ लेना वैसे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।